कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएनए नर्सिंग एकेडमी एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जुड़ सकते हैं। वहां विषय के विशेषज्ञ टीचर दो जो है उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, साथ ही पूरे संपूर्ण नोट्स जो है वो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, वीकली टेस्ट भी लिए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आज जैसा मैंने अभी कहा है कि आज का हमारा जो सेशन रहेगा टॉपिक का वो फार्मेकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन जो है उसका पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने ये रहा स्क्रीन के ऊपर। ए नर्स इज एडमिनिस्टरिंग एन IM इंजेक्शन टू ए 1 year old चाइल्ड, व्हाट इज द रिकमेंडेड इंजेक्शन साइट। पहला क्वेश्चन यही है। हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक साल का छोटा बच्चा जो है उसको कौन सा इंजेक्शन लगाया जाना है, IM इंजेक्शन। तो उसके लिए रिकमेंडेड इंजेक्शन साइट कौन सी होगी। अगर बात करते हैं अपन तो यहाँ पूछा जा रहा है वो है IM इंजेक्शन। IM इंजेक्शन का नाम है सिंपल, हम कहते हैं इंट्रामस्कुलर। इसको क्या कहते हैं हम, इंट्रामस्कुलर। और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस या एडमिनिस्टर कुछ भी कहो, ड्रग डायरेक्टली इनटू मसल्स। यदि हम इंजेक्शन या सिरिंज के द्वारा ड्रग जो है उसको सीधा मसल्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उसको ही हम कहते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात जो है वो है हमारे कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है IM इंजेक्शन उसकी साइट कौन कौन सी होती है, वहाँ से आपका आंसर जो है मिल जाएगा। क्योंकि मैंने कहा पूरा डिटेल में बात करेंगे अब क्वेश्चन के, हर क्वेश्चन की, तो वहाँ से आपका आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की साइट की अगर बात करते हैं सीधा, तो सबसे पहला तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होता है उसका एंगल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये कितने डिग्री एंगल पे इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। तो याद रखना है आपको, ये 90 डिग्री एंगल जो है उस पर ये इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। मतलब ये सिंपल, यदि यहाँ पर मैं बनाऊँ स्किन और नीचे ये बना दी मैंने मसल्स, ठीक है, तो हमारा इंजेक्शन की जो निडल जो रहती है वो कितने डिग्री पे रहती है, 90 डिग्री एंगल पे रहती है। तो ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला जो है ये लगता है एक तो अपर आर्म में, अपर आर्म में, ठीक है। अपर आर्म के अंदर जो लगता है इंजेक्शन, याद रखना आपको किस में लगता है, वो डेल्टॉइड के अंदर लगता है। डेल्टॉइड मसल्स जो होती है हमारी उसके अंदर लगता है, ठीक है। और लगता कहाँ पर है ये, ठीक है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर जस्ट बिलो एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है, एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है स्कैपुला का, ठीक है, उससे 2 से 2.5 सेंटीमीटर बिलो एक्रोमियन प्रोसेस यहाँ पर होता है, उससे 2 से 2.5 सेंटीमीटर बिलो यहाँ एक ट्राइंगल बनाया जाता है, उस ट्राइंगल के ठीक सेंटर में ये इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है इसमें, ठीक है, वो है मैक्सिमम डोज कितना दिया जाता है, मैक्सिमम अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ ड्रग, ये अक्सर पूछा जाता है। तो चिल्ड्रन के अंदर 1 ml, अगर बच्चा है 12 साल से छोटा है तो 1 ml दिया जाता है, और एडल्ट यदि है तो उसके अंदर 2 ml मैक्सिमम दिया जाता है। सेकंड हमारी जो साइट होती है, इंपॉर्टेंट साइट, वो होती है बटक्स होता है, बटक्स, ठीक है, बटक्स जिसको हिप भी कहा जाता है, हिप में लगाया जाता है ये भी कहा जाता है। बटक्स के अंदर इसकी जो साइट होती है वो 2 साइट होती है, याद रखना बटक्स के अंदर IM इंजेक्शन की 2 साइट होती है, ठीक है। एक होती है वेंट्रोग्लूटियल, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप भी साथ में लिखते जाना, वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल साइट होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है वेंट्रोग्लूटियल के अंदर, ये मोस्ट प्रीफर्ड साइट होती है, साइट फॉर एडल्ट, ये याद रखना आप। एडल्ट के अंदर सबसे मोस्ट प्रीफर्ड साइट होती है। मैक्सिमम अमाउंट कितना होता है, तो याद रखना है अप टू 5 ml, 5 ml तक इंजेक्ट किया जा सकता है वेंट्रोग्लूटियल के अंदर, ठीक है। और मोस्ट प्रीफर्ड साइट ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरा जो इसके अंदर होता है, ठीक है, सेकंड साइट जो होती है इसके अंदर वो होती है डोर्सोग्लूटियल। डोर्सोग्लूटियल साइट जो होती है उसको लेस प्रीफर साइट होती है, ये लेस प्रीफर किया जाता है, इसको कम प्रीफर किया जाता है। तो क्यों कम प्रीफर किया जाता है, इसका मेन कारण है कि ये जस्ट नियर टू शिएटिक नर्व, शिएटिक नर्व जो है उसके नियर होती है, पास में होती है, इसको कम प्रीफर किया जाता है। लेकिन लगाया जाता है डोर्सोग्लूटियल के अंदर भी, इसमें भी मैक्सिमम जो है वो 5 ml होता है, ठीक है। तो सेकंड जो होता है हमारा वो होती है बटक्स होती है, याद रखना बटक्स मोस्ट प्रीफर्ड साइट होती है, वेंट्रोग्लूटियल होती है वो, ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण हमारी साइट जो होती है
ठीक है, वो होती है थाई, थाई के अंदर। और थाई के अंदर जो इंजेक्शन लगाया जाता है IM इंजेक्शन, ठीक है, मैं स्टार डाल रहा हूँ क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, वो है वास्टस लैटरलिस मसल। वास्टस लैटरलिस मसल्स जो होती है उसके अंदर ये लगाया जाता है, वास्टस लैटरलिस मसल जो होती है उसके अंदर, ठीक है, वो IM इंजेक्शन जो लगाया जाता है। मेन ये कहाँ लगाया जाता है, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, मिड थाई। थाई जो होती है, जांग जो होती है, उसका जो लेटरल मतलब साइड वाला पोर्शन जो होता है, वहां पर ये इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है, IM इंजेक्शन, ठीक है। इसमें याद रखना है, प्रिफर्ड साइट फॉर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन, ठीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बिलो 3 ईयर जो है, यदि 3 साल से छोटा है, तो उसमें कहाँ लगाई जाती है, वास्टस लैटरलिस के अंदर, ये प्रिफर्ड साइट होती है। यदि एग्जाम पूछ लिया जाए इन्फेंट के अंदर, इन्फेंट के अंदर किस में कहाँ लगाई जाती है, तो आपको टिक किस पे करना है, सीधा वास्टस लैटरलिस के ऊपर। और 3 साल से बिलो है तो उसमें भी वास्टस लैटरलिस जो होती है मसल्स, उसके अंदर लगाई जाती है, मिड थाई के अंदर ही लगाई जाती है। और मैक्सिमम डोज इसके अंदर जो रहता है वो 2 ml इन चिल्ड्रन एंड 5 ml इन एडल्ट, ये याद रखना आप। क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधा अपने के आंसर क्या हो सकता है, तो सीधा मैंने भी जस्ट बताया, ठीक है। 1 साल से छोटा बच्चा है, 1 साल से छोटा बच्चा है, तो उसके लिए हमने क्या कहा था, वास्टस लैटरलिस मसल्स इसमें लगाई जाती है। और ये तीनों प्रीफर की जाती है किसके अंदर, एडल्ट के अंदर। उसमें भी ये जो है मेनली प्रीफर साइट जो होती है वो कौन सी होती है, वेंट्रोग्लूटियल साइट होती है। आगे समझ में, पहला प्रश्न हमारा ये था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। Which term describe the maximum effect a drug can produce regardless of dose, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो है वो है हमारे फार्माकोडायनामिक का प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, इस निम्न में से कौन सा टर्म जो है, ठीक है, वो कोई भी ड्रग जो है, ड्रग, ठीक है, उसका जो मैक्सिमम इफेक्ट जो होता है, मैक्सिमम इफेक्ट मतलब उसका जो प्रभाव जो होता है, इफेक्ट जो है, उसको डिस्क्राइब करती है बिना डोज के रिगार्ड के, डिस्क्राइब करती है, ठीक, कौन सी टर्म जो है वो, ठीक है। ये फार्माकोडायनामिक है। सीधा मैं आंसर बता देता हूँ इसका। इसका जो आंसर जो है वो है हमारा बी, एफिकेसी। एफिकेसी मैं एक एक तो डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ताकि आपको सब समझ में आ जाए कि ये आंसर क्यों 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 नहीं हो सकता, पोटेंसी क्यों नहीं हो सकता हमारा। पोटेंसी का मतलब क्या होता है, पोटेंसी ये लिख रहा हूं मैं। पोटेंसी का मतलब क्या है, पोटेंसी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ड्रग नीडेड फॉर प्रोड्यूस ए इफेक्ट, ठीक है। मतलब कोई भी इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए दवाई की मात्रा आवश्यक होती है, उसको हम पोटेंसी कहते हैं। मतलब लिख भी देता हूँ साथ में, आप भी लिख देना इसको एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। पैरासीटामोल जो है, पैरासीटामोल, ठीक है, उसकी आवश्यक मात्रा कितनी होती है, 4 या 500 mg में मान के चलो कि 500 mg इसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, फीवर को कम करने के लिए। यदि 500 mg से कम दिया जाता है, ये फीवर को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, मतलब ये जो डोज जो है 500, वो क्या हो गई, उसकी पोटेंसी हो गई, ठीक। एक और चीज़ यहाँ पर पोटेंसी में आती है, ठीक है। यदि कोई ड्रग जो है, ठीक है, वो जैसे कि एक ड्रग जो है, एक ड्रग जैसे पैरासीटामोल है, वो पेन जो है उसको कम करती है, रिलीव करती है, माइल्ड, ठीक है। जबकि डाइक्लोफेनेक जो होती है, डाइक्लोफेनेक वो क्या करती है, मॉडरेट पेन को क्या करती है, रिलीव कर रही है, मॉडरेट पेन को कम कर रही है, ठीक। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एज ए एनाल्जेसिक डाइक्लोफेनेक इज मोर पोटेंट देन पैरासीटामोल। अगर समझ, पोटेंसी का मतलब, पोटेंसी का मतलब होता है यहाँ ड्रग का इफेक्ट, प्रभाव, कि ड्रग का प्रभाव कितना है, और वो प्रभाव प्रोड्यूस करने के लिए ड्रग की मात्रा, अमाउंट, डोज कितनी आवश्यक होती है, कितने डोज पे ड्रग अपना इफेक्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, और कितना प्रोड्यूस कर रहा है इफेक्ट, वो कहलाती है उसकी पोटेंसी। पोटेंसी का सिंपल शब्दों में कहूँ तो क्षमता, ड्रग की क्षमता, इफेक्ट, ताकत, ड्रग का पावर या ताकत जो होती है जो उसके काम करने की, वो पोटेंसी कहलाएगी, ठीक। तो एक तो पोटेंसी शब्द का मतलब ये है। यदि मैं बात करता हूँ टॉलरेंस की, कि आखिर में टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस, टॉलरेंस, टॉलरेंस का मैं सिंपल एक ही बात कहूँगा कि एक व्यक्ति जो है वो 4 दिन तक लगातार 2-2 पैक शराब पीता है, तो 5वें दिन 2 पैक से उसको शराब का नशा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसकी बॉडी ने क्या कर लिया, टॉलरेंट कर लिया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 2-4 पैक शराब पीने पर उस पर बॉडी जो होती है वो रिस्पॉन्स डिक्रीज कर देती है,
तो वही क्या हो जाएगी, उसकी पोटेंसी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मॉर्फिन दी जाती है पेन रिड्यूस करने के लिए, अपोइड ड्रग होती है मॉर्फिन, ठीक है। ये मॉर्फिन जब पेशेंट रेगुलर 4 mg अगर ले रहा है 4 दिन तक 7 दिन तक लेता है, तो 8वें दिन 4 mg से उसका पेन जो होता है वो रिड्यूस नहीं होगा, सबसाइड नहीं होगा। मतलब बॉडी जो होती है वो क्या करती है, ड्रग के अगेंस्ट टॉलरेंट कर ली बॉडी ने, अब उसके बाद उसको इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होने देगी, तो वही कहलाता है टॉलरेंस कहलाता है। टॉलरेंस का सिंपल कहो तो डिक्रीज रिस्पॉन्स टू ए ड्रग, सिंपल शब्दों में कहो तो लिख भी देना साथ में आप, डिक्रीज रिस्पॉन्स टू ए ड्रग, ड्रग जो है उसका रिस्पॉन्स का डिक्रीज होना, कम होना, उसको ही आप अपन क्या कहेंगे, टॉलरेंस कहते हैं। कब, वो भी आफ्टर रिपीटेड यूज, रिपीटेड यूज, यही शब्द जरूरी है, रिपीटेड, बार बार यूज किया जाता है ड्रग को, रेगुलरली यूज करते हैं तो उसका जो इफेक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है, रिस्पॉन्स जो होता है ड्रग का वो कम हो जाता है, तो उसको हम टॉलरेंस कहते हैं। तो एक शब्द तो टॉलरेंस हो गया। एक और शब्द यहाँ पर दिया गया है एफिनिटी। एफिनिटी, एफिनिटी को भी मैं समझा देता हूँ कि एफिनिटी एक्चुअली होता क्या है। एफिनिटी, एफिनिटी का सिंपल अर्थ जो होता है, ठीक है, वो होता है एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू बाइंड ए रिसेप्टर। मतलब नॉर्मली हमने एक चीज फार्माकोडायनामिक में पढ़ते हैं कि ड्रग अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करती है। कुछ ड्रग जो होती है वो रिसेप्टर जो होते हैं सेल के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर लगे होते हैं। ये सेल, सेल मेम्ब्रेन मान के चलो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है, रिसेप्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब उस रिसेप्टर के ऊपर ये ड्रग जो होती है वो क्या होती है, बाइंड हो जाती है, ठीक। और बाइंड होने के बाद क्या करती है, अपना इफेक्ट जो होता है, एक्शन, वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो अब ड्रग की क्षमता कहे या एबिलिटी कहे, ठीक है, कि वो रिसेप्टर के साथ कितनी बाइंड होती है, किस प्रकार से बाइंड हो रही है, अच्छे से बाइंड हो रही है, वीक बाइंड होती है या स्ट्रांगली बाइंड होती है, तो वो कहलाती है, उसकी एफिनिटी कहलाएगी। मतलब कितनी स्ट्रांगली वो बाइंड हो रही है रिसेप्टर के साथ, ठीक। तो यहाँ सिंपल शब्दों में क्या, तो एफिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, एबिलिटी, एबिलिटी टू ए ड्रग बाइंड विथ रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की क्षमता जो होती है वही कहलाएगी ड्रग जो है वो, मतलब हाउ वेल बाइंड विथ रिसेप्टर। सिंपल शब्दों में कह तो कि ड्रग कितनी अच्छी तरह से रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है, हाउ। अगर मैं कहूँ एगोनिस्ट, एगोनिस्ट, एगोनिस्ट ड्रग जो होती है वो क्या होती है, रिसेप्टर के साथ क्या होती है, बाइंड होती है। पहली चीज तो उनकी एफिनिटी क्या होती है, हाई होती है, हाई एफिनिटी होती है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करती है, उसको एक्शन को प्रोड्यूस करती है, रिस्पॉन्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। मतलब एफिकेसी जो है, एफिकेसी जो है वो भी क्या होती है, हाई होती है, एगोनिस्ट। क्योंकि एंटागोनिस्ट जो होते हैं, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो क्या होती है, बाइंड रिसेप्टर के साथ बाइंड तो क्या होती है, अच्छी हो जाती है, मतलब एफिनिटी तो क्या होती है उसकी, हाई, रिसेप्टर के साथ एंटागोनिस्ट अच्छे से बाइंड हो जाता है, लेकिन करता क्या है, ये एक्शन को ब्लॉक, इफेक्ट को क्या करता है, ब्लॉक करता है, इफेक्ट को ब्लॉक कर देता है। इसका मतलब एफिकेसी जो होती है उसकी, एफिकेसी वो क्या हो जाएगी, लो, या जीरो कह सकते हैं इसका, हम जीरो, जीरो एफिकेसी होती है एंटागोनिस्ट की। ये शब्द होते हैं यहाँ पर, जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर उसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो आ गया समझ में यहाँ पर मेनली आपको कि यहाँ मैक्सिमम इफेक्ट जो है ड्रग का प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एफिकेसी कहा जाता है। जबकि पोटेंसी, पोटेंसी मतलब ड्रग जो है उसको प्रोड्यूस करने की जो मात्रा होती है वो पोटेंसी कहलाएगी, ड्रग का पावर हो जाएगा। टॉलरेंस, रिपीट यूज करने पर ड्रग रिस्पॉन्स करना डिक्रीज करता है, वो टॉलरेंस हो जाएगा। एफिनिटी, ड्रग की रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की क्षमता, रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की क्षमता जो है हमारी वो कौन सी हो जाएगी, एफिनिटी हो जाएगी। एक तो क्वेश्चन हमारा ये हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी थेरापेटिक इफेक्ट ऑफ डिगॉक्सिन। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, थेरापेटिक इफेक्ट, थेरापेटिक का मतलब क्या होता है, उपचारात्मक, ट्रीटमेंट करने वाला, मतलब फार्माकोडायनामिक ही कह सकते हैं अपन, एक्शन ही कह सकते हैं ड्रग का, ठीक है। डिगॉक्सिन, तो डिगॉक्सिन ड्रग जो होती है उसका उपचारात्मक प्रभाव क्या होता है, मतलब उसकी फार्माकोडायनामिक क्या होती है, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपके जो दिए गए, इंक्रीज हार्ट रेट, बी डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, सी इंक्रीज द फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, डी कॉज सिस्टेमिक वेसोडाइलेशन। डिगॉक्सिन होती क्या है, तो इसको आल्सो नॉन एज, मैं लिख रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, कार्डिक, कार्डिक ग्लाइकोसाइड,
ग्लाइकोसाइड। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज ए कार्डिक ग्लाइकोसाइड, निम्न में से कार्डिक ग्लाइकोसाइड कौन सी ड्रग है, तो डिगॉक्सिन पे आपको टिक कर देना। ये याद रखना, डिगॉक्सिन एक प्रकार की कार्डिक ग्लाइकोसाइड होती है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड। ठीक, अब मेन आपको पढ़ना पड़ेगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हाउ ड्रग इज प्रोड्यूस इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इससे बहुत सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएगी कि डिगॉक्सिन एक्चुअली करता क्या है। डिगॉक्सिन ड्रग जो होती है उसका यदि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखें हम कि ड्रग जो होती है वो क्या काम करती है, ठीक, तो ये मेनली एक्ट करती है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो होता है, ठीक है, उसको इनहिबिट करने का काम करती है। क्या करते हैं, एक्ट ऑन मायोकार्डियल सेल, मायोकार्डियल सेल जो होती है उसके ऊपर क्या करती है, काम करती है। अब काम क्या करती है, मैं यहाँ पर एक मायोकार्डियल सेल बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा। ये हमारी क्या होगी, मायोकार्डियम जो है उसकी एक सेल होगी, ऐसी बहुत सारी सेल होती है, एक सेल बना रहा हूँ। अब मायोकार्डियम जो है उसकी जो सेल होती है जिसको कार्डियोमायोसाइट कहते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, एक तो होता है हमारा क्या होता है, यहाँ पर एक पंप होता है, ठीक है, ये मैंने पंप बना दिया, ठीक है। इस पंप का नाम होता है, वो होता है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, ठीक। एक तो ये होता है। सेकंड चीज यहाँ पर जो होता है, ठीक है, मैं यहाँ बना रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, एक्सचेंजर होता है, ठीक है, ये एक्सचेंजर है। ये क्या है, मेनली कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर, एक्सचेंजर जनरली होता क्या है, जनरली समझो क्या होता है, ठीक है। सोडियम जो होता है हमारा वो क्या है, बाहर का, मैं यहाँ सोडियम बना रहा हूँ, अलग रंग से बना रहा हूँ सोडियम, मैंने ये ग्रीन बना रहा हूँ, मतलब क्या है, ये सोडियम है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम आयन, ठीक है। ये आयन बना रहा हूँ वो कौन सा हो जाएगा, हमारा पोटेशियम आयन हो गया। अब एक और आयन मुझे लेना पड़ेगा, एक और आयन लेना पड़ेगा, मैंने रेड आयन ले लिया, बहुत रेड आयन, ये क्या हो गया, कैल्शियम आयन। अब समझना यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, कार्डिक मायोसाइट के अंदर या मायोकार्डियल की जो सेल होती है, क्या होगी हमारी मायोकार्डियल की सेल, उसके अंदर क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है, एटीपेज पंप जो होता है, वो क्या करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है। ये क्या करता है, सोडियम जो होता है वो तो कहाँ होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, पोटेशियम जो होता है वो इंट्रा सेल्यूलर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्सचेंज करने का काम करता है, ठीक है। जब मायोकार्डियम सेल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, जैसे डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन जो होता है, तो उसमें जनरली होता क्या है कि सोडियम जो होता है वो अंदर बढ़ जाता है, सोडियम की मात्रा जो होती है अंदर बढ़ जाती है, तो उस समय ये क्या करता है, सोडियम को तो क्या करता है, ये बाहर भेजता है, सोडियम को बाहर भेजता है, ठीक है। और पोटेशियम जो है उसको क्या करता है, ये अंदर लाता है, पोटेशियम को क्या करता है, ये अंदर लाने का काम करता है। आगे समझ रहे हैं, तो ये क्या, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब जब रेस्टिंग कंडीशन मायोकार्डियम मतलब कॉन्ट्रैक्शन के बाद की स्थिति होती है जिसमें रिपोलराइजेशन होता है, उस समय रिलैक्स की कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे सोडियम अंदर आता है रेस्ट कंडीशन में, तो उस समय एक और चीज़ क्या होती है, यहाँ पर सोडियम कैल्शियम का एक्सचेंज होता है। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज कैसे कि सोडियम यहाँ से क्या होता है, बाहर निकलता है, और उसके बदले में कैल्शियम जो होता है वो क्या होता है, अंदर आता है। अब ये नॉर्मल कंडीशन में होती है, ठीक। अब यहाँ डिगॉक्सिन जो होती है वो क्या करती है, इसी के ऊपर एक्ट करती है। क्या एक्ट करती है ये क्या करती है, इनहिबिट, समझना है आप, इनहिबिट सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। अब इसको क्या कर देगी, डिगॉक्सिन इनहिबिट कर देगी, इसको क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। डिगॉक्सिन ने क्या किया, इस पंप को इनहिबिट कर दिया। जैसे ये इनहिबिट होगा तो क्या होगा, आप खुद देखो क्या हो रहा है, इसके बदले में पोटेशियम, इसका काम क्या था, नॉर्मल पोटेशियम को अंदर लाना और सोडियम को बाहर निकालना, ये उसका काम था। ये इनहिबिट होते ही क्या होगा, इंक्रीज इंट्रासेल्यूलर सोडियम, सोडियम जो होता है वो सेल के अंदर फिर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सोडियम सेल के अंदर क्या होगा, बढ़ जाएगा, इनहिबिट होते ही। यदि सोडियम सेल के अंदर बढ़ता है तो क्या होगा, आगे खुद सोचो आप क्या होगा, अगली चीज क्या होनी चाहिए, जैसे सोडियम सेल के अंदर बढ़ता है, नॉर्मली क्या होता है कि सोडियम जो होता है वो बाहर भेजा जाता है और उसके बदले में कैल्शियम अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर सोडियम का लेवल बढ़ने के कारण से कैल्शियम जो है, सोडियम बाहर क्या होगा, ज़्यादा जाएगा, अंदर ज़्यादा, कैल्शियम बाहर से अंदर क्या होगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। मतलब एक्सचेंज जो हो रहा है यहाँ पर सोडियम और कैल्शियम और सोडियम का एक्सचेंज वो क्या होगा, बढ़ जाएगा।
बढ़ने के कारण से क्या होगा कि सोडियम जब अंदर से बाहर या पोटेशियम पंप के द्वारा नहीं निकला तो कैल्शियम से एक्सचेंज करेगा, तो सोडियम बाहर निकलेगा, उसके बदले में कैल्शियम क्या होगा, अंदर आएगा। ठीक है, कैल्शियम क्या होगा, अंदर आ जाएगा। ठीक, तो यदि इंट्रासेलुलर सोडियम मतलब बढ़ता है तो सोडियम कैल्शियम का एक्सचेंज जो होगा वो प्रभावित होगा, और वो प्रभावित होने के कारण से क्या होगा, अफेक्ट, मैं लिख रहा हूं यहां पर आपके लिए, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज वो प्रभावित होगा, और उसके कारण से फिर क्या होगा, इंक्रीज इंट्रासेल्युलर कैल्शियम। अब कैल्शियम जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सेल के अंदर का कैल्शियम जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आगे की कहानी यही कहती है कि कैल्शियम यदि बढ़ता है तो हम एक चीज जानते हैं कि कैल्शियम जो होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या होगा, बाइंड विथ, यदि कैल्शियम ज्यादा है तो बाइंड विथ प्रोपोनिन, प्रोपोनिन के साथ बाइंड हो जाएगा। प्रोपोनिन जो है, ठीक है, मेनली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है सेल के अंदर, उसके साथ ही बाइंड हो जाएगा, और वो बाइंड होते ही क्या होगा, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा, पावर क्या होगा, हार्ट की बढ़ा देगा, फोर्स को बढ़ा देगा। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। ये क्या करेगा, कैल्शियम बढ़ने के कारण से प्रोपोनिन के साथ बाइंड होगा और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब फोर्स जो होता है मायोकार्डियम का फोर्स वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसका, मायोकार्डियम का, याद रखना, मायोकार्डियम का फोर्स इंक्रीज होगा। फोर्स जैसे ही इंक्रीज होगा, आगे की कहानी आप जानते हो, इंक्रीज क्या होगा, कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट भी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। कार्डिक आउटपुट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोर्स इंक्रीज हुआ मतलब कार्डिक आउटपुट भी क्या हुआ, बढ़ेगा। अब एक और चीज यहाँ पर आएगी, फिर आती है यहाँ पर नेगेटिव मैकेनिज्म काम करेगी। ठीक है, वेगल टॉप, वेगल वेगल जो है उसके ऊपर एक्ट होगा, उसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगी। क्योंकि हम एक चीज जानते हैं, यदि कार्डिक आउटपुट बढ़ता है तो टिश्यू को ब्लड ज्यादा मिलेगा। जैसे ही टिश्यू को ब्लड ज्यादा मिलेगा, ठीक है, हार्ट वापस क्या करना चाहेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा, मतलब वेगल स्टिमुलेशन हो जाएगा। और वेगल स्टिमुलेशन के कारण से क्या होगा, डिक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट जो होती है वो हमारी क्या होती है, डिक्रीज कर देगा। ये मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा, ये ब्रेडिकार्डिया, इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, हार्ट रेट को रिड्यूस कर। आगे समझ में, मैकेनिज्म एक्शन यहाँ पर सिंपल शब्द में मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है डिगॉक्सिन। यदि हम आंसर पे जाना चाहे तो इससे आप सीधा आंसर पे जा सकते हो कि ये डिगॉक्सिन क्या करता है, ये इंक्रीज करता है फोर्स ऑफ मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। कैसे करता है वो मैंने आपको भी बता दिया कि फोर्स को कैसे ये इंक्रीज कर रहा है, मायोकार्डियम के कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को। कुछ और चीजें आपको डिगॉक्सिन के बारे में पता होनी चाहिए जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं तो दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डिगॉक्सिन से रिलेटेड। ठीक है, वो पूछा जाता है, एक तो थेरापेटिक रेंज इसकी पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में, थेरापेटिक रेंज। अब थेरापेटिक कहते ही आप समझ जाना कि मतलब क्या होता है, इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाली मात्रा, उपचारात्मक। ठीक है, कि थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने की कितनी रेंज होनी चाहिए, तो ये होती है 0.5 टू 2 नैनोग्राम पर ml, 0.5 टू 2 नैनोग्राम पर ml, ये याद रखना, ये इसकी थेरापेटिक रेंज होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है इसके अंदर, वो पूछी जाती है टॉक्सिक इफेक्ट। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये टॉक्सिक इफेक्ट या साइड इफेक्ट में कहूँ, साइड इफेक्ट, कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है डिगॉक्सिन के। ठीक है, कॉमन साइड इफेक्ट डिगॉक्सिन के क्या होते हैं। तो डिगॉक्सिन का जो ड्रग का कॉमन साइड इफेक्ट होता है, अभी जस्ट हमने एक बात की थी कि ये क्या करती है, हमने जस्ट पढ़ा इसके अंदर कि ये क्या करती है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा क्या करती है, वेगल स्टिमुलेशन करती है। इसके कारण से हार्ट रेट क्या होती है, डिक्रीज, मतलब क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करती है। तो फर्स्ट तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन साइड इफेक्ट, अगर मैं बात करता हूँ इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो एक तो हो जाएगा हमारा ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सेकंड इसका जो कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है वो होता है एरिथमिया, एरिथमिया। अब ब्रेडिकार्डिया मतलब ये क्या कर देती है, हार्ट बीट को इरेगुलर करने का काम करती है। एक तरह से ब्रेडिकार्डिया क्या है, एरिथमिया की कंडीशन होती है। एक और होता है ये जीआई सिस्टम जो होता है, जीआई अपसेट करता है, जीआई अपसेट कॉमन साइड इफेक्ट है, जैसे नोजिया, एब्डोमिनल पेन,
एब्डोमिनल पेन जो है इसका कॉमन एक साइड इफेक्ट होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? एब्डोमिनल पेन जो होता है वो होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है वो है न्यूरो साइड इफेक्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है न्यूरो संबंधित, और वो होता है मेनली विजुअल डिस्टर्बेंस। विजुअल डिस्टर्बेंस जो होता है न्यूरोलॉजिकल विजुअल डिस्टर्बेंस होता है। विजुअल डिस्टर्बेंस के अंदर क्या होता है? ये येलो ग्रीन विजन होता है, ये याद रखना है, कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है येलो ग्रीन विजन, ठीक है, या हेलोज विजन। एग्जाम पूछा जाता है हेलोज विजन या येलो ग्रीन विजन इज द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग, कौन सी ड्रग का कॉमन साइड इफेक्ट है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा आपको आंसर पे टिक करना है, डिगॉक्सिन जो होती है वो। आ गया समझ में? ठीक है, एक और चीज इसमें याद रखनी है आपको इसके अंदर, ठीक है, नर्सिंग एक्शन के बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि नर्स जो है वो क्या एक्शन लेगी। ठीक है, नर्स जो होती है वो डिगॉक्सिन के अंदर क्या ध्यान में रखना है नर्स को, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पेशेंट जो है वो डिगॉक्सिन थेरेपी पे चल रहा है, ठीक है, तो नर्स जो है उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो नर्स को एक तो मेन चीज़ जो ध्यान में रखनी है नर्स को, वो ध्यान में रखनी है चेक एपिकल पल्स। नर्स जो है उसको रेगुलरली एपिकल पल्स जो है उसको क्या करते रहना है? चेक करते रहना, ठीक है। और दूसरा जो है वो है सीरम पोटेशियम लेवल, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सीरम पोटेशियम लेवल क्यों? क्योंकि यदि पोटेशियम लेवल कम होता है जिसको कहते हैं हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, ठीक है, हाइपोकैलेमिया जो होता है वो क्या करता है? इंक्रीज डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिगॉक्सिन जो है उसकी टॉक्सिसिटी को क्या करता है? हाइपोकैलेमिया बढ़ा देता है। मतलब यदि पोटेशियम का लेवल यदि कम है तो उसके कारण से डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी जो है उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि पेशेंट जो है उसको डिगॉक्सिन ड्रग चल रही है तो नर्स जो है उसको क्या चेक करते रहना है? चेक करते रहना है, मेन चीज चेक करते रहना है, एक तो एपिकल पल्स जो है वो चेक करनी है, अगर है तो टिक करना है, और सेकंड वन जो चेक करनी है वो चेक करनी है आपको पोटेशियम लेवल। एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होता है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण से डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है, क्वेश्चन आ चुका है नॉर्सेट के अंदर, तो वो है हाइपोकैलेमिया जो है, पोटेशियम लेवल जो होता है। तो आ गया समझ में? पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ फुरोसेमाइड, ठीक है, फुरोसेमाइड ड्रग जो होती है उसका निम्न में से सबसे सामान्य साइड इफेक्ट जो होता है, साइड इफेक्ट मतलब दुष्प्रभाव जो है वो कौन सा है? ऑप्शन जो दिए गए आपके, ए हाइपरकैलेमिया, बी है हाइपोकैलेमिया, सी है हाइपोनेट्रीमिया, डी होता है हाइपरनेट्रीमिया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हमारा? फुरोसेमाइड। फुरोसेमाइड इसको हम एक और नाम से भी जाना जाता है, ये वो नाम आप सबको पता है वो है लेसिक्स, लेसिक्स, ठीक है। एक्शन क्या करती है ये? तो मेनली ये क्या करती है? लूप डायरेटिक्स होती है। लूप डायरेटिक्स मतलब ये क्या करती है? एक्ट ऑन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहाँ पर होता है? मेनली नेफ्रॉन की बात करता हूँ मैं, एक्ट यहाँ पर नेफ्रॉन बना के, ये हमारा क्या हो गया? नेफ्रॉन हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और नेफ्रॉन का ये क्या होगा? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होगी, और ये हो गया हमारा लूप ऑफ हेनले, ठीक है, उसके बाद ये हो गया डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल हो गया। अब ये जो लूप ऑफ हेनले जो उसका जो असेंडिंग जो होता है, ठीक है, ये तो डिसेंडिंग हो गया, और ये असेंडिंग जो होता है उसका जो थिक पार्ट जो होता है, इसमें थिक और थिन दो पार्ट होते हैं, थिक पार्ट होता है, वहां पर ये क्या करती है? मेनली सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम और वाटर, ठीक है, उसके जो को ट्रांसपोर्टर होते हैं, को ट्रांसपोर्टर, को ट्रांसपोर्टर, ठीक है, उसको क्या करता है? ये इनहिबिट करता है। मतलब सिंपल में लिख देता हूँ, ये क्या करता है? ये इनहिबिट को ट्रांसपोर्टर ऑफ सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड वाटर, इनके, ठीक, और इनको इनहिबिट करेगा तो क्या होगा कि ये सब चीजें जो है वो क्या होगी? वापिस रीएब्जॉर्ब नहीं होगी,
क्या नहीं होगी, रीअब्जॉर्ब नहीं होगी ब्लड के अंदर। और जब ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब नहीं होगी तो ये क्या होगी, ब्लड के द्वारा, सॉरी यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगी। यूरिन के द्वारा क्या होगी, बाहर निकलेगी। मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, डाईयूरेसिस प्रोड्यूस करता है, डाईयूरेसिस। ठीक है, और डाईयूरेसिस प्रोड्यूस करके क्या करेगा, ये प्रोमोट एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम पोटेशियम स्पेशली वाटर। सोडियम पोटेशियम और वाटर जो है उसके एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है, साथ ही साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम को भी प्रमोट करता है। इस तरीके से ये काम करता है। मेन अगर यूज अगर कहे कि इसका यूज किस में किया जाता है तो आपको सबको पता होगा, यूज इन एडिमा, एडिमा के अंदर, पल्मोनरी एडिमा के अंदर, और STN हाइपरटेंशन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। हाइपरटेंशन के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे ड्रग का, या ओवरडोज दे दिया, रैपिडली दे दिया तो क्या होगा, तो आपको सोचो क्या होगा। मेनली ये क्या करेगी, को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देगी, और जैसे इनहिबिट होगा सोडियम क्या होगा, बाहर निकलेगा। सोडियम बाहर निकला मतलब क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया। दूसरा क्या होगा, पोटेशियम जो होता है वो भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पोटेशियम यूरिन से बाहर निकलेगा, मतलब हाइपोकैलेमिया। ठीक है, कैल्शियम बाहर निकलेगा मतलब हाइपोकैल्सीमिया, और यदि वाटर बाहर निकल गया मतलब हाइपोवोलेमिया। ये चीज कंडीशन होती है। अब इन सब में से सबसे खतरनाक जो होता है वो कौन सा होता है, हमारा पोटेशियम। क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो इंट्रासेलुलर कैटायन होता है, कार्डिक फंक्शनिंग के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पोटेशियम का लेवल कम होगा, हार्ट जो है उसकी जो रिदम जो होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाएगा। कार्डिक जो होता है हार्ट के फंक्शन डिस्टर्ब होगी। मतलब इसमें से भी सबसे पहले हम किसको लेंगे, पोटेशियम के लेवल को पहले मेजर करेंगे। पोटेशियम की कमी हो रही है उसको पहले मेजर किया जाएगा। इसके कारण से सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है इसका फर्स्ट नंबर का वो कौन सा हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया। तो नर्स जो है उसको मॉनिटर भी क्या करना है, हमेशा पोटेशियम लेवल जो है उसको चेक करते रहना। हाइपोकैलेमिया के साइन तो नहीं दिखाई दे रहे, उसको मॉनिटर करते रहना है। ब्लड प्रेशर जो उसको मॉनिटर करते रहना, हार्ट रेट को भी साथ मॉनिटर करते रहना। ठीक है, तो मेन चीज जो होगी वो क्या होगी, इसके अंदर कॉमन साइड इफेक्ट अभी जस्ट बता दिया मैंने। फ्रूसेमाइड का कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है वो हाइपरकैलेमिया तो होगा ही नहीं, अभी जस्ट बताया। ये तो क्या करता है, एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, इसका मतलब हाइपोकैलेमिया इसका कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो हो जाएगा बी नंबर का। हाइपोनेट्रीमिया भी प्रोड्यूस करता ही है लेकिन इतना सीवियर नहीं है, इस पर इसको हम प्रायोरिटी देते हैं। और हाइपरनेट्रीमिया तो ये तो प्रोड्यूस करता ही नहीं है, ये तो उल्टा सोडियम का लेवल क्या कर रहा है, कम कर रहा है हमारा, बढ़ा थोड़ी रहा है। इसलिए इसका आंसर जो है वो हमारा बी हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ये था हमारा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट जल्दी जल्दी, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करवा लूँ कम समय के अंदर, ज़्यादा समय आपका बिगड़े नहीं। क्वेश्चन है ये, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु इज रिसीविंग 0.9% सोडियम क्लोराइड IV, विच टाइप ऑफ IV फ्लूइड इज दिस। क्वेश्चन क्या है, सिंपल पढ़िए क्वेश्चन को, कि एक नर्स जो है वो एक पेशेंट जो है, ठीक है, उसकी देखभाल कर रही है, और वो पेशेंट क्या ले रहा है हमारा 0.9% सोडियम क्लोराइड। मैं लिख देता हूँ 0.9% NaCl, इसको हम कहते हैं नॉर्मल सेलाइन, सेलाइन भी कहा है। और कैसे ले रहा है वो IV ले रहा है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि ये IV फ्लूइड किस टाइप का है। ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं यहाँ पर, सबसे पहला ऑप्शन आपका जो है वो है हाइपोटोनिक, बी है हाइपरटोनिक, सी है आइसोटोनिक, डी है कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो कौन सा है, पहले तो ये समझना पड़ेगा आखिर में ये चीज़ें होती क्या है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक है चीज़ क्या है, इसमें सब में आ रहा है टॉनिक आ रहा है। टॉनिक, टॉनिक शब्द सिंपल शब्दों में टॉनिक का मतलब होता है पावर, ताकत के लिए हम यूज करते हैं टॉनिक। ठीक है, और यहाँ सिंपल टॉनिक शब्द का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। टॉनिसिटी, टॉनिक शब्द से निकलता है हमारा टॉनिसिटी, टॉनिसिटी, और टॉनिसिटी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, और कॉन्सेंट्रेशन किसका, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जो फ्लूइड इंजेक्ट किया जा रहा है, IV फ्लूइड दिया जा रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन। और उसका कॉन्सेंट्रेशन किसके कंपैरिजन के अंदर, मेन किसके कंपैरिजन में, प्लाज्मा के। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ IV फ्लूइड सिंपल शब्दों में, और यहाँ लिख देता हूँ मैं प्लाज्मा, प्लाज्मा के कंपैरिजन। ठीक है, इसके कंपैरिजन में उसका कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, किसके कंपेयर में, कंपेयर विथ प्लाज्मा। ठीक है,
प्लाज्मा जो होता है उसके कंपेयर में ऑस्मोलिटी के आधार पर फिर हम क्या करते हैं, फ्लूइड का जो होता है टाइप, ठीक है, टोनिसिटी, वो फिर डिसाइड की जाती है। ठीक, डिसाइड कैसे की जाती है, मेनली यहाँ पर यदि फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है, यहाँ समझना, फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आईवी फ्लूइड का वो कैसा है, यहाँ पर प्लाज्मा से क्या है, कम है। मैं सीधा निशान बना रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, प्लाज्मा से कम है, प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो वो फ्लूइड कौन सा हो जाएगा हमारा, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। और ऐसा फ्लूइड कौन सा होता है, आप खुद देख सोचो एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसा कौन सा फ्लूइड है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वो होता है एक तो प्लेन वाटर, प्लेन वाटर, और दूसरा जो होता है हमारे पास 0.45% NaCl, 0.45% NaCl जो होता है वो यहाँ पर। सेकंड सॉल्यूशन जो होता है हमारा वो है हाइपरटोनिक। यदि कॉन्सेंट्रेशन जो है, लाइन कर दिया, यदि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है यहाँ पर ज़्यादा है, किसका, आईवी फ्लूइड का, किसके कंपेयर में, प्लाज्मा के कंपेयर में, तो वो कौन सा कहलाएगा हमारा, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल जो है, एग्जांपल इसका वो है यहाँ पर हमारा 3% NaCl, D10, D25, ये सब क्या है, हाइपरटोनिक होते हैं। तीसरा जो होता है हमारा, ठीक है, वो क्या है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम, दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ, ठीक है, प्लाज्मा में भी और आईवी फ्लूइड में भी कॉन्सेंट्रेशन दोनों का समान है, प्लाज्मा जैसा ही सेम है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर प्लाज्मा का और आईवी फ्लूइड का दोनों का क्या है, इक्वल है, तो उसको कहते हैं हम आइसोटोनिक। तो ये फ्लूइड जो होता है वो प्लाज्मा की तरह या सेल के अंदर जो है, जिसको हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर, मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ 3 प्रकार के फ्लूइड को, ठीक है, मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूँ 3 प्रकार के फ्लूइड ले लेते हैं अपन फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक फ्लूइड हो गया हमारा वेसल्स के अंदर, इंट्रा वास्कुलर फ्लूइड, ठीक है, वेसल्स के अंदर है, ब्लड वेसल्स के अंदर है। एक होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, वो कहाँ होता है, स्पेस बिटवीन सेल के बीच में होता है, और एक होता है इंट्रासेल्युलर, इनसाइड। ठीक है, यहाँ पर 3 तरह के हमारे फ्लूइड होते हैं, यहाँ पर इसमें क्या होता है, वाटर होता है। सब गेम पूरे वाटर का मूवमेंट का है। अब वाटर जो हमारा मूव करता है वो क्या, किसके द्वारा करता है, मैंने क्या कहा, ओस्मोसिस के द्वारा, ओस्मोसिस के द्वारा। और ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है, वाटर कहाँ मूव करता है, वाटर मूव फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब होता क्या है, मेनली लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है। यदि यहाँ पर यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन यदि बढ़ जाता है, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, या यूं कहो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, यहाँ पर सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेसल्स के अंदर क्या है हमारी, आरबीसी, एक तो आरबीसी से फ्लूइड जो था, आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, वहां से फ्लूइड क्या होगा, निकल किस में आ जाएगा, वेसल्स के अंदर, आरबीसी क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। मतलब सॉल्यूशन यदि हाइपरटोनिक है, सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक है, तो आरबीसी क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, सेल जो है वो सिकुड़ जाएगी। ठीक, यदि फ्लूइड का जो कॉन्सेंट्रेशन जो है, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसके कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, यहाँ पर कम है, ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम हो गया, कॉन्सेंट्रेशन या कम है, या कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, बड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फ्लूइड वेसल से निकल के कहाँ आएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाएगा, पानी निकल के वहाँ जमा हो जाएगा, या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है उससे कम है तो फ्लूइड किस में चला जाएगा, आरबीसी के अंदर चला जाएगा। आरबीसी क्या होगी, फूल जाएगी, सेल फूल जाएगी, और फूल के सेल क्या हो जाएगी, ब्लास्ट, फट जाएगी सेल, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाएगा। वो कौन सा है, यदि हाइपोटोनिक है, कौन सा हो जाएगा, हाइपोटोनिक। आया समझ में, हाइपरटोनिक में तो हाइपोटोनिक कंडीशन है, ठीक। और यदि इक्वल है, तीनों जगह इक्वल, इक्वल है तो समय वाटर का किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, न तो आरबीसी से बाहर आएगा, नहीं आरबीसी के अंदर जाएगा, नहीं इंटरस्टिशियल स्पेस जो इसके अंदर जाएगा, किसी प्रकार का एडिमा भी नहीं होगा। तो ये फ्लूइड का पूरा काम करता है। यदि आप इसको पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं कमेंट कर देना,
फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड बैलेंस जो है पूरा एक बड़ा टॉपिक है, उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर उतना डिटेल में जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए। मैं शॉर्ट जहाँ क्वेश्चन आते हैं वही बताया आपको ना। तो तीसरा जो हमारा सॉल्यूशन जो होता है हमारा वो होता है आइसोटोनिक, जहाँ पर क्या है दोनों फ्लूइड क्या है एक जैसे, आईवी फ्लूइड और प्लाज्मा का फ्लूइड जो होता है, प्लाज्मा के अंदर जो है, ठीक है, सेल के अंदर जो है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है एक जैसा होता है। और जब एक जैसा होता है तो यहाँ किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं होती, नो मूवमेंट होती, ठीक है। मतलब सेम वैसा ही फ्लूइड है यहाँ जैसा सेल के अंदर है। और इसका अच्छा एग्जाम्पल कौन सा होता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है 0.9% NaCl, एक और होता है RL रिंगर लैक्टेट, और D5। हालांकि D5 इनिशियली स्टार्टिंग जब दिया जाता है तब कौन सा होता है हाइपरटोनिक होता है, लेकिन इसमें डेक्सट्रोज रैपिडली क्या होता है मेटाबोलाइज हो जाता है, और मेटाबोलाइज होने के कारण से फिर क्या होता है यहाँ पर वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर बदल जाता है, ठीक है। तो आगे समझ में ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक। एक लास्ट में ऑप्शन दिया है यहाँ पर सॉल्यूशन का, वो है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, मैं पेज लेके, तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है वो होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वेसल्स के अंदर ही रह जाते हैं, वेसल्स से बाहर निकलते नहीं है। जैसे ये ब्लड वेसल्स मैंने बना दी, ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूं मैं, सॉल्यूशन कंटेन लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है, स्टे इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर, या दूसरे शब्दों में कहे तो इंट्रावास्कुलर वेसल्स के अंदर ही रहते हैं। और ये वेसल्स के अंदर रहेंगे, इसका मतलब क्या होगा, प्लाज्मा को क्या करेंगे ये एक्सपेंड करेंगे। तो प्लाज्मा एक्सपेंडर जो होते हैं, एक्सपेंडर वो सब क्या होते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, जैसे हीमोसिल जैसे कहते हैं। एग्जांपल इसका सबसे अच्छा है वो है एल्बुमिन। एल्बुमिन हमारा जो है वो क्या होता है मेनली प्लाज्मा एक्सपेंडर होता है, वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। और ये सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें इतने बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं कि वो वेसल्स के बाहर नहीं निकल पाते, इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं जा पाते, और वेसल्स के अंदर रहते हैं इंट्रावास्कुलर। और उसके कारण से वो क्या करते हैं प्लाज्मा जो है उसके वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, वो बढ़ाते हैं, इसका मतलब वो क्या करते हैं कार्डिक आउटपुट जो है उसको भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे बर्न पेशेंट होता है, शॉक का पेशेंट होता है, उसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो काम में लिए जाते हैं, जिसमें फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो एकदम से कम हो गया है, वेसल्स के अंदर फ्लूइड को बढ़ाना है उस समय। तो ये तो हो जाएंगे हमारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन का जो है वो क्वेश्चन जो था मैंने बताया। ऑप्शन यहाँ पर सिंपल आ गया आपको समझ में, 0.9% सॉल्यूशन कैसा है, तो ये सॉल्यूशन होता है हमारा आइसोटोनिक। आइसोटोनिक